हाय, मैं हूँ आरजे विधि और आप सुन रहे हैं ऑथर मुकेश कुमार झा की लिखी हुई दोनों मिले इस तरह, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आगे का जो चैप्टर है उसका टाइटल है सालों बाद का मिलन। बड़े साहब बोले, देव इतना वक्त लग गया आपको अपने ही घर आने में? पूरे 18 साल बाद आए हैं आप अपने भाई से मिलने, हमारी याद नहीं आती आपको? देव बोले, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, बस हालात ऐसे थे कि कभी आ ही नहीं पाया। राम प्रताप सिंह सबसे छोटे भाई बोले, भैया आते ही देव के पैर छूकर, कितना वक्त हो गया आपको देखे भैया। देव भी उनको गले से लगा लेते हैं और तीनों भाई इतने लंबे अरसे बाद एक दूसरे से गले मिलकर खुश हैं। तीनों की आंखें नम हैं। फिर देव अपनी भाभी यानी कि चित्रा देवी, किशन प्रताप सिंह की पत्नी, उनके पैर छूते हैं और बाकी दोनों बच्चों रजनी और साक्षी, किशन प्रताप के बच्चे और रजनी की शादी है, उनके पास जाते हैं और वो दोनों भी ताऊ जी कहकर उनके पैर छू लेते हैं और देव दोनों को गले से लगा लेते हैं। बाकी सब भी एक दूसरे से मिलते हैं और देव श्रुति और संजना का परिचय सबसे करवाते हैं कि ये दोनों उनके दोस्तों के बच्चे हैं और श्रुति, संजना, राजीव और कविता एक साथ ही पढ़ते हैं और ये भी शादी में आए हैं। सब एक दूसरे से मिलकर खुश हैं और इसी बीच नयन गाड़ी से बाहर आता है और कहता है, हम हैं नयन प्रताप सिंह, घर में सबसे छोटे हैं और हमें तो आप भूल ही गए। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं और नयन आकर बारी बारी से सबके पांव छूता है और किशन प्रताप सिंह उन्हें गोद में उठा लेते हैं। कहते हैं, आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो हमारे छोटे नवाब हैं, और ढेर सारी चॉकलेट्स उनकी तरफ बढ़ा देते हैं। चॉकलेट्स देखकर नयन खुश हो जाता है और एक किस बड़े साहब के गाल पर कर देता है। देव बोले, भैया इन्हें और चॉकलेट्स मत दीजिए, वो ड्राइवर ने इन्हें पहले ही ढेर सारी चॉकलेट्स खिला दी हैं। ये सुनकर बड़े साहब थोड़े नाराज हो जाते हैं और फिर सोचते हैं अभी इस बारे में बात करना सही नहीं है और सबको घर के अंदर ले जाते हैं। दालान पर राजीव, बड़े साहब, देव और राम बैठकर आपस में बात करने लग जाते हैं और बाकी सब घर के अंदर चले जाते हैं। वहां पर प्रीति, जो कि राम प्रताप की पत्नी है, सबका इंतजार कर रही होती है। बाकी सब भी उनसे मिलने और नयन उनकी गोद में चला जाता है। इस पर रीमा चित्रा से कहती हैं, देखो दीदी, ये नयन आपकी गोद में गया नहीं और अपनी चाची की गोद में कैसे चला गया। और इस बात पर नयन मुंह चिढ़ाता है और बाकी सब हंस पड़ते हैं। इसी बीच प्रीति बोली, आप सब लोग बैठिए, हम आप सबके लिए चाय लेकर आते हैं। और बाकी सब बैठ गए हैं। अब आपस में बातें करने लग जाते हैं और प्रीति सबके लिए चाय और पानी लेकर आती है। इसी बीच वीर अपने कमरे से बाहर आते हैं और दालान की तरफ जा रहे होते हैं तो प्रीति आवाज देकर बोली, वीर भैया। प्रीति वीर को भैया बुलाती है। वीर बोले, जी चाची। प्रीति, वीर भैया ये चाय दालान पर दे आइए और आप भी पी लीजिएगा। वीर, जी। वीर चाय लेकर जाने लगता है और श्रुति सोचती है कि इन्होंने प्रीति को चाची बोला है तो ये कौन है, और अभी भी उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बाकी किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया, सिर्फ रीमा को छोड़कर। वीर वहां से चाय लेकर चला जाता है और दालान पर जाकर सबके सामने चाय रखता है। वीर बोले, बड़े पापा हम टेंट वालों को देखकर आते हैं, कह रहा था रात में ही आ जाएंगे और अभी तक नहीं आया। बड़े साहब बोले, वीर पहले चाय पी लीजिए। वीर, नहीं बड़े पापा, हम आते हैं फिर चाय पी लेंगे। और ये कहकर वहां से निकलकर बाइक निकालता है और चला जाता है। देव, राजीव तुम अंदर जाओ। राजीव बोले, जी पापा। देव बड़े साहब से बोले, भैया ये तो ड्राइवर है ना ये फिर? बड़े साहब, देव कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये आपका ही खून है और इसे आप ड्राइवर कह रहे हैं? कल रात से ऐसे सुनकर कितनी तकलीफ हुई होगी, ये जानते भी हैं आप। देव बोले, भैया इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही हम रखना चाहते हैं, तो इस बात को यही खत्म कर दीजिए और बाकी अंदर भी किसी को कुछ नहीं पता तो अच्छा होगा इस बात का जिक्र ना ही हो। बड़े साहब, देव कैसी बात कर रहे हो, ये बेटा है आपका, कैसे भूल सकते हो आप इस बात को? देव, भैया हम भूल चुके हैं और हमारे सिर्फ 2 बेटे हैं, राजीव और नयन। इन्हीं रिश्तों की वजह से हम आ नहीं रहे थे। बड़े साहब, देव आप एक बार फिर गलत कर रहे हैं। आज तक आपकी हर मनमानी सही है हमने, पर इस बच्चे को देखो, जो बीत गया है उसमें क्या कसूर है? देव, बस भैया अब और नहीं। राम इस बात को सुनकर बहुत दुखी है क्योंकि उनको अंदाजा है इस सब की वजह से वीर पर क्या बीत रही होगी। इतना कहकर देव ने अपनी चाय खत्म की और वहां से उठकर अंदर फ्रेश होने चले गए। इधर घर के अंदर भी सभी चाय खत्म कर चुके हैं और रजनी ने सबको उनके कमरे तक छोड़ा और बाकी सब भी फ्रेश होने चले गए। यहाँ शायद वीर को इन सब बातों का अंदाजा पहले से ही था क्योंकि पिछले 20 सालों से वो ये सब देख रहा था। अपने पापा की बेरुखी और बड़ी माँ के ताने दोनों बर्दाश्त कर रहा था।
इन सब के बीच बस सहारा था तो इस बात का कि इन दोनों के अलावा सबकी आंखों का वो तारा था। अपने दम पर वीर ने अपनी एक दुनिया बना रखी थी जहां पूरे इलाके में सब उसे मालिक बुलाते थे और किसी की हिम्मत नहीं थी जो कोई उससे ऊंची आवाज में बात कर सके। सब उसकी इज्जत करते थे क्योंकि किसी को भी कोई जरूरत हो वीर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। और सब डरते भी थे क्योंकि अंदाज ही उनका इतना रौबीला था। हमेशा खुश मिजाज रहता था, सबकी मदद करता था, कोई भी जरूरतमंद उसके पास आए तो खाली हाथ नहीं लौटता था। और इन सब बातों से देवनजान अपने अंदर एक नफरत पाले बैठे थे। वीर बाजार में एक चाय की दुकान पर पहुंचता है और अंदर जाता है। रामू, प्रणाम मालिक। वीर, प्रणाम। रामू बेंच से कपड़ा साफ करते हुए बोला, बैठे मालिक, अभी चाय बनाकर लाते हैं। वीर के जाते ही जो भी लोग थे दुकान में उसे देखकर खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं और वीर भी सबको प्रणाम करके बैठ जाता है। बाकी लोग भी बैठ जाते हैं और वीर उनसे कुछ बातें करने लगता है। इसी बीच अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और पीने लगता है। इसी बीच चाय भी आ जाती है। चाय खत्म करके वीर दुकान से बाहर आता है और टेंट वाले के यहाँ पर चला जाता है। टेंट वाले के वहां जैसे ही वीर पहुंचते हैं सबसे पहले सब सर झुकाकर वीर को प्रणाम करते हैं और वीर अंदर चला जाता है जहां ऑफिस में राजा टेंट वाला बोला, प्रणाम मालिक। वीर, क्या बात है भैया, रात ही सामान पहुंचने वाला था, लग रहा है रात हुई नहीं है। राजा, नहीं मालिक, वो लड़के बहुत थक गए थे, शादी का सीजन है ना, तो अभी आपका सामान बस लोड ही हो रहा है, बस निकल रहे हैं। वीर, ठीक है, ये लीजिए, 1 लाख रुपए लीजिए, बाकी काम खत्म होने के बाद हिसाब करते हैं। राजा, मालिक इसकी क्या जरूरत थी, आराम से बाद में हिसाब कर लेते, आप कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। वीर, अरे कोई बात नहीं, पैसे तो देने ही थे, कभी भी दें, बस ये याद रखिएगा काम खराब नहीं होना चाहिए। राजा, मालिक हमारे घर की बात है। इतने में चाय लेकर राजा की बेटी आती है। वीर, कैसी हो गुड़िया आप? गुड़िया कहती है, प्रणाम भैया, हम ठीक हैं, आप चाय पीजिए, हम खुद आपके लिए बनाकर लाए हैं। वीर, अरे वाह गुड़िया, अब तो आप बड़े हो गए हो, और पढ़ाई कैसी चल रही है? गुड़िया बोली, जी भैया एकदम सही, बस आपसे एक शिकायत है। वीर, आप हमने क्या कर दिया? गुड़िया, भैया आप इतने दिनों के बाद आए हैं, हमारी तो आपको याद ही नहीं आती। वीर बोले, अरे नहीं गुड़िया, वो बस काम में फंसे थे, आपको याद है ना, रजनी दीदी की शादी में आना है आपको। गुड़िया, भैया वो कैसे भूल सकते हैं हम। हाँ ये ठीक है। और चाय खत्म करके वीर बाहर आ जाता है। सामान से भरा हुआ ट्रक भी इनके घर के लिए निकल जाता है। घर पर सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे ही होते हैं कि वीर अंदर आते हैं। बड़े साहब, आओ वीर नाश्ता कर लो। वीर, बड़े पापा आप लोग कीजिए नाश्ता, हम काम खत्म करवाते हैं तब तक। रजनी बोली, भैया आप पहले बैठकर नाश्ता कीजिए, काम सब होते रहेंगे। वीर, रजनी अभी हम भूखे नहीं हैं, अभी आप नाश्ता कीजिए, हम बाद में कर लेंगे। साक्षी बोली, ऐसे कैसे, आपके बिना आज तक हमने नाश्ता किया है क्या जो आज कर लेंगे? वीर बोले, अच्छा ठीक है, रुकिए 5 मिनट में आते हैं। वीर अंदर चला जाता है और 5 मिनट बाद नाश्ते की टेबल पर आता है। सभी नाश्ता शुरू करते हैं। श्रुति की नजरें अब भी वीर की तरफ ही थीं और वीर चुपचाप नाश्ता कर रहा था। देव बोले, भैया सब काम हो रहे हैं। बड़े साहब, अरे हमें काम की चिंता नहीं है, बैठे हैं ना हमारे वीर, सब काम यही संभाल रहे हैं। इस बात पर देव चुप हो जाते हैं और फिर सभी अपना नाश्ता खत्म करते हैं और उठ जाते हैं।